हाँ जी बच्चों, देखिए आज जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। ड्यू डिलिजेंस का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमारा है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है वो थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली चीज तो कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का मीनिंग क्या होता है? कंप्लाइंस का मतलब होता है कि आपके ऊपर लगने वाले लॉज जो है उसका स्टेटस देखना है। तो इसे हम बोलते हैं कंप्लाइंस। दूसरा वर्ड इसमें यूज किया फ्रेमवर्क। नाउ व्हाट डू मीन बाय द फ्रेमवर्क? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपके ऊपर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो लगने वाले जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका एक स्ट्रक्चर तैयार हो। प्लस अब वो हमें ये तो पता चल गया कि कॉर्पोरेट्स के ऊपर ये लॉज रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसको फॉलो करने के लिए, इसका पालन करने के लिए हमें किन पॉलिसीज की जरूरत है, किस प्रोसीजर की जरूरत है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इट मीन्स अगर हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करें तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, एक हमारा रूट रोड मैप हम बोल सकते हैं। हम रूट मैप बोल सकते हैं कि कौन कौन से लॉज जो हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वो इस फ्रेमवर्क के अंदर लिखे जाते हैं। उसी के साथ दूसरी चीज, अब हमें ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये सब लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो उनके लिए तैयार की जाती है रणनीति, उनके लिए तैयार की जाती है पॉलिसीज, उनके लिए तैयार किया जाता है प्रोसीजर, ताकि उन कानून का हम पालन कर सके। ठीक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लाइक कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे इतना फोकस क्यों किया जाता है, और इवन इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट द सीएस प्रोफेशनल, एंटायर पेपर ड्यू डिलिजेंस का जो दिया गया है उसमें यही सब पढ़ाया गया है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, अगर वो उन लॉज का पालन नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत खतरनाक होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को लिटिगेशन फेस करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हैवी पेनल्टीज लगती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डैमेज होती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो लीगल डिपार्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं लिटिगेशन और ऑब्वियस सी बात है बहुत नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से जो उनके ऊपर लगने वाले कानून हैं अगर उनका पालन कर रही है, तो फ्यूचर में उनका बिजनेस स्मूथ चलता है, उनकी रेपुटेशन अच्छी रहती है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस में होता है। उसको ऐसा लगता है ये कानून पालन करने वाली कंपनी है, ये ऐसा नहीं है कि कानून का पालन न करे। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इतने ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर इन्वायरमेंटल लॉज की मैं बात करूं तो एनवायरमेंटल लॉज में स्ट्रिक्टली बोला गया है कि इफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एबल टू एडर द लॉज, देन इन दैट सिचुएशन आप उसे बंद कर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन बंद तक हो सकती है। सो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉस कंप्लाई करने का। और इस चैप्टर के अंदर हमें अलग अलग तरीके से सिखाया गया कि कैसे लॉ को कंप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने फ्रेमवर्क की बात करी। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क का मतलब होता है रोड मैप। तो इसमें यह बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन कौन से लॉज रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं और अब हमें इनको किस तरीके से पालन करना है। तो देखिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो एक बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि सीएस प्रोफेशनल के अंदर बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। नो नीड टू रटिफाई द प्रोविजन, जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड क्रैम द प्रोविजन एंड राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज। नो नीड टू just to cram, just to thorough learn these points. No, no, it's okay if you able to understand the concept, then you can write down in your own language, own words. ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कॉर्पोरेट, नंबर 2 इज कंप्लायंस, नंबर 3 इज फ्रेमवर्क। सो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया कि कॉर्पोरेट के ऊपर जो लगने वाले लॉज हैं जो कंप्लाई करने, लॉ प्लस कंप्लाइज इक्वल्स टू कंप्लायंस, उसका एक ढांचा है, उसका एक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है, एक रोड मैप है, जिससे इस बात की श्योरिटी हो सके कि हमारे ऊपर जो लगने वाले लॉज हैं उनको हमें फॉलो करना है। एडर to all applicable laws, rules, regulations
एंड उसके लिए बनाई गई रणनीति एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स. It is supporting pillar of corporate governance and risk management. Why we are saying it's a risk management? Obvious सी बात है, मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि रिस्क को ये कैसे मिनिमाइज करता है. रिस्क को ये ऐसे मिनिमाइज करता है, सपोज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा कंप्लाइंस फ्रेमवर्क नहीं है and organization is not to focus to adhere the laws and rules and regulations, then what are the legal consequences of that? The legal consequences are very clear कि organization faces litigation, organization faces heavy penalties, organization receiving notices from various departments, either the environmental departments, either the pollution board, either the water pollution board, whatever be the, not only the pollution laws but if we are concerning labor laws, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. सो ये रिस्क को भी मिनिमाइज करता है. एंड जब हमें पता है कि हमारी संस्था के ऊपर किसी प्रकार का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी नेगेटिव नोटिस हमने रिसीव नहीं किया, जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी डिपार्टमेंट को हमारे से कोई शिकायत हो, तो इससे हमारा एक मेंटली सेटिस्फेक्शन रहता है. एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स हैं, they are more focusing on the work and इसका रिजल्ट आता है स्मूथ फंक्शनिंग. स्मूथ फंक्शनिंग इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और विद इन द लीगल बाउंड्रीज ऑफ लॉस, देन ओनली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. ये नहीं कि कानून का तोड़कर, उल्लंघन करके अपने उद्देश्य को अचीव कर रही है, नहीं नहीं. ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग स्मूथली एंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉस एंड लॉस का कंप्लाई करते हुए आगे बढ़ रही है. So ensuring business operates with legal boundaries while achieving strategic objective. अब मुद्दा ये उठता है कि जिम्मेदारी किसकी है. तो देखो, अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट्स में फंडिंग जो है वो आउटसाइडर्स की है, आइदर इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट द शेयर होल्डर्स और अ डिबेंचर होल्डर्स और अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उन्होंने पूरा पैसा कॉर्पोरेट्स को दिया है. अब मेन बात ये है कि कॉर्पोरेट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कॉर्पोरेट खुद से रन नहीं करती. That's why appointing a minded persons who are giving the direction to the company is known as directors. अब इसके लिए हमें minded persons appoint करने पड़ते हैं जिनके पास दिमाग होता है, and direction से ही वर्ड आया directors. इन ऑर्गेनाइजेशन या एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए हो, solely directors, single directors not responsible for any act. जो भी काम किया जाता है वो सभी डायरेक्टर्स की सहमति से, और सही शब्द का इस्तेमाल होता है बोर्ड. It means it is the primary, sole and the main responsibility of the board of directors, holds the primary responsibility for recognizing the scope of compliance obligation, embedding them to company strategy. मुद्दा ये उठता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क सिर्फ कानून का पालन नहीं करती है, वो लोगों के प्रति विश्वास, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और सरकारी दफ्तरों से एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि यस, इट्स अ लॉ कंप्लायंस कंपनी. सो एस्टेब्लिशिंग कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अब हम बात करेंगे, बड़ा सिंपल सी बात हमने कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में समझी. अब हम इसमें बात करेंगे व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क. इसके कोर एलिमेंट्स क्या हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सबसे पहले ये बताइए, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन to prepare and follow the compliance framework. ऑब्वियस सी बात है, इसमें बिना सीनियर मैनेजमेंट के पार्टिसिपेशन के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इन डेवलपिंग, मेंटेनिंग compliance programs and ensure the corporate goals. So first point is that कि इसमें जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो सीनियर मैनेजमेंट का रहेगा. उसके बाद अब सीनियर मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सीनियर मैनेजमेंट में कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप जानते हो आर नॉट अवेयर अबाउट द लॉस. So they are taking the help of expert persons who have complete knowledge of that particular field. And अगर हम पर्टिकुलर फील्ड की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में ही 100 मार्क्स का ये ड्यू डिलिजेंस का पेपर है. आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, 100 मार्क्स में ड्यू डिलिजेंस नहीं दिया गया, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथराइज पर्सन. अगर हम बात करें आपके LODR रेगुलेशंस की, तो LODR रेगुलेशन के तहत कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज पर्सन वहाँ पे कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना कंपल्सरी का है लिस्टेड कंपनीज में. LODR regulation के तहत company secretary is the responsible person and it's a mandatory duty on the part of company to appoint CS as a compliance officer, otherwise there is a contravention of LODR regulation. So यही चीज ध्यान में रखते हुए, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बेसिकली किया गया है कि यहाँ पे इन्होंने कहा आपको कंप्लायंस प्रोग्राम जब बनाएंगे तो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जरूरी नहीं है उस फील्ड से हो, उनके पैरामीटर्स हो, दे आर अवेयर अबाउट द एप्लीकेबल लॉज, या फिर वो नॉन लीगल बैकग्राउंड से हो सकते हैं. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट पर्सन, लीगल फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं. then point number 2, development and maintenance of compliance program. Now what I mean by the compliance program, you know very well कि अब हमें ये पता चल चुका है हमारी संस्था के ऊपर, हमारी कॉर्पोरेट के ऊपर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर ये तमाम कानून लागू होते हैं. अब अगला मुद्दा ये आता है कि लागू तो होते हैं, तो अब हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हाउ टू फॉलो दीज लॉज. तो उसके लिए तैयार करिए पॉलिसीज. तो सेकेंड स्टेप रहता है जस्ट टू एस्टेब्लिश एंड प्रिपेयर अ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. अब हमने पॉलिसी तैयार कर ली, कानून फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे इसकी मॉनिटरिंग करना होगा. तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कंप्लायंस डैशबोर्ड होता है, तो क्लियरली शो करेगा कि हमने कितने % लॉस कंप्लाई किए हैं, क्या स्थिति है. डैशबोर्ड आएगा, कंप्लायंस कैलेंडर आएगा. कंप्लायंस कैलेंडर जो है वो हमें ये बता देगा, एक ड्यू डेट्स बताएगा कि ये ड्यू डेट्स हैं इस पर्टिकुलर एक्ट की, और इस लॉ की ये ड्यू डेट्स हैं, आपकी ड्यू डेट आने वाली है. तो वो कंप्लायंस चार्ट से हम पढ़ेंगे. फिर डैशबोर्ड में दे आर शोइंग कि भैया आपने कितने % कानून का पालन किया. तो हम जो मॉनिटरिंग करते हैं वो करते हैं कंप्लायंस डैशबोर्ड से. आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट्स अ कंप्लायंस डैशबोर्ड. थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसे इंटरकनेक्ट करती हूँ चीज़ों को ना. मतलब ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर के स्टार्टिंग में चल रहे हैं तो बस सीधा थोरो चैप्टर को 1 to 1 to 1 पढ़ेंगे. नहीं नहीं, इट्स अ इंटरलिंकिंग बिटवीन वेरियस पॉइंट्स, तो वो भी हम देखेंगे. सो इन्होंने मॉनिटरिंग की बात करी है. मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स दैट क्रिएट अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी. तो वी आर कंसर्निंग अबाउट द मॉनिटरिंग. हमने फ्रेमवर्क तो समझा, लेकिन अब हम देखते हैं कि मॉनिटरिंग कैसे होती है. तो मॉनिटरिंग को थोड़ा सा समझते हैं. देखिए, ये है कंप्लायंस मॉनिटरिंग. इन्होंने साफ साफ बोला यहाँ पे कि हम कंप्लायंस मॉनिटरिंग की जब बात करते हैं, इज द ओवरसाइट सिस्टम. मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क. इट इंश्योर्स दैट फ्रेमवर्क इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट. फ्रेमवर्क सिर्फ ये नहीं कागज बना के तैयार कर दिया, बट एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस. मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन कि कंप्लायंस सिस्टम इज प्रैक्टिकेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, सुटेबल है भी या नहीं. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमने कोई प्रिपेयर किया और उसके बाद भूल गए. नहीं, उसमें 3 चीजें चेक करनी पड़ती हैं. क्या ये वर्केबल है, क्या ये प्रैक्टिकेबल है, क्या ये रिस्पॉन्सिव है, कैपेबल ऑफ अडेप्ट चेंजेस है, क्या ये सुटेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिस्क एंड स्ट्रैटेजीज. तो ये उसमें चेक किया जाता है. एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैपिंग एलोकेशन कंप्लायंस ओनरशिप इज क्लियरली डिफाइंड at all organizational levels. Without allocation of ownership remain ineffective. So यहाँ पे ये जो मेन चीज है ये भी कवर किया जाता है. सिर्फ कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाना ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ उसको फॉलो करना इज अ वेरी टफ टास्क, इज नॉट एन ईजी टास्क. सो अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि कैसे कंप्लायंस मॉनिटरिंग होती है. लाइक अगर हम दूसरे लॉज के साथ कनेक्टिविटी देखें, सेक्शन नंबर 134 ऑफ कंपनीज एक्ट है ना. तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 134 सबसेक्शन 4F कहता है कि एंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेक्शन 204 में सेक्टरल ऑडिट है ना. और LODR रेगुलेशन बहुत सारे मॉनिटरिंग सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं कि आपको सर्टिफिकेट्स देने हैं. सो अगर हम इनिशियल्स में चैप्टर की चले हैं, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, अभी हम फर्स्ट टॉपिक पे ही चल रहे थे, कोर स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे. व्हाट आर द कोर
एलिमेंट्स ऑफ कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। पहले तो मैंने आपको कंप्लाइंस फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से समझा दिया कि कंप्लाइंस फ्रेमवर्क एक्चुअल में क्या होता है। फिर हमने इसके अंदर जो यूज होने वाले एलिमेंट्स उसका डिस्कशन किया। देन रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस, पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लाइंस सिस्टम, एसेस एडिक्वेसी एंड डिटेक्ट द गैप्स। इन्होंने कहा रिव्यू आपको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि रिव्यू जल्दी करना इसलिए जरूरी है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो लॉज हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं और जो नहीं हो पा रहे हैं उसका गैप कितना है और कैसे उसे करना है। अपडेटिंग रेलिवेंस, सो रिवाइज्ड इन लाइन विद चेंजेस लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड इंटीग्रेशन विद रिस्क मैनेजमेंट। प्रिवेंटिव रिस्क टूल है, मिटिगेट द रिस्क ऑफ पेनल्टीज। ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है, मैं जैसे कि शुरू में ही बताती आ रही हूँ, मिटिगेट द रिस्क ऑफ पेनल्टीज, बहुत कम चांसेस है लिटिगेशन, रेपुटेशन लॉस नहीं होता, ऑपरेशनल डिसरप्शंस नहीं होते। इफ ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग द लिटिगेशन that directly indirectly affect everything and every aspect of the organization, either the working process, either the raising fund, either you have to invest somewhere else, then हर चीज में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है। चाहे वो लोन लेने जाए तो भी फेस करेगी, चाहे वो शेयर्स इशू करे नॉन कंप्लाइंस में तो भी आएगी, चाहे वो कहीं से बैंक से लोन सैंक्शन कराए तो भी आएगी। सो इट गिव्स ओवरऑल इम्पैक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। वही कहते हैं यार ये खुद से ही लॉ फॉलो नहीं कर पा रहे तो ये क्या ही करेंगे। So these are the 5 points: integration with the risk management, updated and relevance, review of effectiveness, development and maintenance of compliance programs, and participation of senior management। ठीक है, अब देखिए अब इसको याद कैसे करना है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ किस तरीके से आपको ये याद रखना है, तो वो जरा समझते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी कंप्लाइंस फ्रेमवर्क तैयार होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा, तो पार्टिसिपेशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक पॉइंट हो गया। अब ये प्रिपेयर करेंगे कंप्लाइंस प्रोग्राम, 2 पॉइंट हो गए। फिर इसे रिव्यू करेंगे कि ये सक्सेसफुल हो भी सकता है नहीं, फिर अपडेट करेंगे और इससे हमें रिस्क मिनिमाइज होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा। 5 चीजें समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है याद करने का और इसी स्टेप बाय स्टेप चलना। जैसे कि हमने कहा सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आएगा बीओडी। बीओडी जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्टिसिपेशन होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करने के बाद प्रिपेयर करेंगे कंप्लाइंस फ्रेमवर्क को। फिर प्रिपेयर कर लिया तो अब इसे रिव्यू करना जरूरी है, ऐसा नहीं हमने बना दिया इट्स जस्ट डॉक्यूमेंट, नो। फिर उसके बाद ये रिव्यू किया जाएगा। अब कंप्लाइंस फ्रेमवर्क हमने रिव्यू कर लिया है, फिर उसके बाद हम इसमें रिव्यू करने के बाद नेक्स्ट आएगा अपडेट करेंगे कि कोई चेंजेस तो नहीं हुआ। देन उसके बाद क्या होगा, अपडेट होगा। अपडेट भी हो गया, अब इससे हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा कि रिस्क मैनेजमेंट होगा। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट क्यों होगा, जब हमें ये पता चल गया हमारे ऊपर लॉज कौन से लगते हैं, है ना, हमने, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये पता लगा लिया कि कौन कौन से कानून एप्लीकेबल होंगे, ये हमें पता चल गया। हमने ये देख लिया ये हमारे ऊपर सूट करेगा नहीं करेगा। हमने उसी के साथ साथ इसमें अपडेट ले लिया कि ऐसा तो नहीं कोई नया लॉ आ गया हो हमें पता ना हो। तो इन सब चीजों से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क जो है वो मिनिमाइज होगा। रिस्क मिनिमाइज क्यों होगा, क्योंकि उनके ऊपर पेनल्टीज एप्लीकेबल नहीं होंगी और उनको जो है प्रोसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक, मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं फटाफट से बताइए, मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। Now come to the next topic, that is the role of company secretary in compliance framework. What is the role of company secretary? Means CS का क्या रोल है compliance framework में? मैं आपको बता देती हूँ। CS की अगर हम बात करें, LODR रेगुलेशंस के तहत अपॉइंट किया जाता है ऑफिसर। कंपनी एक्ट के सेक्शन नंबर 204 में आपका सेक्टरल ऑडिट में कंपनी सेक्रेटरी आता है। तो यहाँ पे तो CS तो एक कंप्लायंस ऑफिसर है ही। कंप्लायंस ऑफिसर मैंने आपको बताया कि कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है LODR रेगुलेशन से। उसी के साथ KMP अंडर द कंपनीज एक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, गाइडिंग द बोर्ड ऑन गवर्नेंस एंड असिस्टिंग सेंट्रल स्टैंडर्ड्स, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नेंस एंड रिस्क कंप्लायंस में। अब हम बात करेंगे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्लायंस मैनेजमेंट। What do you mean by the compliance management? एक्चुअल में compliance management होता क्या है, तो एक मारुति का हम एक केस स्टडी लेते हैं।
मारुति सुजुकी की केस स्टडी उठा लेते हैं और उससे हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मारुति सुजुकी डेवलप्ड सिस्टम टू मॉनिटर थाउजेंड्स ऑफ कंप्लायंसेस। सबसे बड़ी बात देखिए, and company ensured zero non-compliance across multiple business facilities in the light of expanding laws and SEBI guidelines. Maruti Suzuki established an electronic monitoring system conducting 3,500 compliance checks, organized compliance month annually, compliance tracking. Maruti Suzuki successfully embedded compliance into corporate culture, making competitive advantage and real-life learning. Continuous compliance monitoring strengthen brand trust and prevent regulatory penalties. देखिए यहाँ पे इन्होंने मंथली अपना इतना स्ट्रिक्टली मारुति सुजुकी फॉलो करती है अपने मैनेजमेंट को, मैनेज करना चीज़ों को। मैनेजमेंट वर्ड आता है मैनेज करने से, कि आप चीज़ों को मैनेज किस तरीके से कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे अगर हम कंप्लायंस मैनेजमेंट की बात करें तो वो ये कहता है कि आपके ऊपर जितने भी लॉज लागू हो रहे हैं उनको आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हो, उसके लिए आपके यहाँ क्या सिस्टम है, आप उससे कैसे मैनेज कर रहे हो ताकि सारे लॉज फॉलो हो जाए और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। सो कंप्लायंस मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस रिसर्च, यू नो, क्योंकि लॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो इट्स नॉट अ वन डे गेम, इट्स अ रेगुलर बेसिस अपडेशन प्रोसेस। सो कंप्लायंस मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ रिसर्च, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएशन अगेंस्ट द लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें क्या की फीचर्स है, एडर लॉस, पब्लिक ट्रस्ट आता है, पोटेंशियल रिस्क जो हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद इसमें एचयूएल का केस स्टडी। एचयूएल ऑब्वियस सी बात है, एचयूएल को कई बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड्स दिए जाते हैं बिकॉज ये बहुत स्ट्रिक्टली लॉज का पालन करते हैं। आईसीएसआई ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, दैट इज अ इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, रिस्क एंड मैनेजमेंट कंप्लायंस। अगर हम बात करें बच्चों, ये जो जीआरसी का कॉन्सेप्ट विच इज टू बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, तो अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय द जीआरसी, लाइक जैसे हम कह रहे हैं कि जो ये जीआरसी कॉन्सेप्ट है ये इतना ज़्यादा नया और क्यों आया है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जेआरसी क्यों फॉलो करना पड़ रहा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द गवर्नेंस। एक्चुअल में हम गवर्नेंस किसे बोलते हैं, गवर्नेंस का मतलब क्या है। गवर्नेंस का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें कि बेसिकली एक कंपनी को एथिकली, ट्रांसपेरेंटली और रिस्पॉन्सिबली चलाया जा सके। मतलब ये एक पूरा एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रहता है। इसमें होता क्या है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कमिटीज होती हैं और उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। उनका क्या रोल होता है बेसिकली कि अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और लॉन्ग टर्म सस्टेबिलिटी हो। मतलब अगर हम गवर्नेंस की सिंपल सी बात करें तो गवर्नेंस का सिंपल मीनिंग होता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, कि आप डिसीजंस कैसे लोगे, क्या हायरार्की रहेगी, डिसीजन मेकिंग सबसे इनिशियल से स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जिसमें कि कंपनी को, मैंने कहा, 3 चीजों पे ध्यान देना होता है, एथिकली, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाया जाता है, ये नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है। उसमें मेन ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कमिटीज बनाई जाती हैं और मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो ये तो हो गया हमारा गवर्नेंस का पार्ट। फिर उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि भैया ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी के सामने आने वाले फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, लीगल, कंप्लायंस, मार्केट और रेपुटेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करना। इन सब रिस्क को जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसे बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट। मैं फिर से बताना चाहूंगी, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी के सामने आने वाले, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ऑपरेशनल हो, लीगल हो, कंप्लायंस हो, मार्केट हो, रेपुटेशनल हो, उन रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एसेस करना और कंट्रोल करना, दैट इज नोन एज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अब जैसे साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, मार्केट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, इन सबको पहले से ही एनालाइज करना और उसके बाद जो है उसको आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करना, दैट इज नोन एज रिस्क मैनेजमेंट। फिर उसके बाद जीआरसी पूरा कॉन्सेप्ट है, सी फॉर कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशंस, पॉलिसीज और स्टैंडर्ड को फॉलो करना, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर हम क्या कर सके, लीगल फॉर्मेलिटीज को अवॉइड कर सके। जो आने वाली लीगल फॉर्मेलिटीज हमारे सामने चल रही हैं उनको हम खत्म कर सके, मिनिमाइज कर सके, जीरो कर सके। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीआरसी। तो मैंने आपको बताया जैसे कि
गवर्नेंस का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे रिस्क, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग करते हो। रेफर्स टू द रूल्स, स्ट्रक्चर्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। इसके अंदर कमेटीज बनाई जाती है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काफी फोकस किया जाता है। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन के सामने आने वाले जितने भी रिस्क है उनको एसेस करना और कंट्रोल करना, दैट इज नॉन एज रिस्क मैनेजमेंट। आइडेंटिफाइंग, एनालाइज, मिटिगेटिंग फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल रिस्क। कंप्लाइंस, एडर रूल्स, लॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनल पॉलिसीज। इट्स अ हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क, ओवरऑल सब कुछ ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, केस स्टडी टाटा मोटर्स। एंड टाटा की जब हम बात करते हैं तो कंप्लाइंस में उनका नंबर 1 पोजीशन है, क्योंकि कंप्लाइंस जितना ज़्यादा अच्छे से टाटा ने फॉलो किया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। Tata Motors needed a robust system for risk management, legal compliances, ensuring compliance across global operations aligned with Indian corporate governance. एंड यहाँ पे जीआरसी प्रोग्राम इनका काफ़ी अच्छा चलता है, जिससे रिस्क मिटिगेट होता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ठीक है। अब देखिए, इट्स अ क्रक समरी ऑफ द एंटायर पॉइंट। जितना मैंने टॉपिक अभी आपको पढ़ाया है उसको हम एक समरी फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जो कि एक मैंडेटरी गवर्नेंस मैकेनिज्म है जिसमें एंश्योरिंग द लीगल बाउंड्रीज, कि हम बाउंड्रीज के अंडर में काम कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है। कंपनी सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। जीआरसी एक 21st सेंचुरी इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक अप्रोच है, और इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है वो फायदा ये होता है कि कंप्लायंस इज नॉट अ बर्डन। कंप्लायंस एक बर्डन नहीं है, बट वो आपके बिजनेस को ज़्यादा स्मूथ करता है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप लिटिगेशंस में फंस जाते हो तो इससे आपकी प्रोग्रेस स्लो पेस हो जाता है, स्लो हो जाती है और ज़्यादा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक है। तो अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आज के डेट पे जो हमारी मॉडर्न कॉरपोरेशन है, दे आर लाइक फेसिंग अ मल्टी डायमेंशनल रेगुलेटरी एनवायरमेंट्स। अगर हम बात करें, सिर्फ कंप्लायंस का मतलब ये नहीं है कि जस्ट टू फाइलिंग द एनुअल रिटर्न्स और टैक्सेशन रिटर्न्स, यहाँ तक सीमित नहीं है, ये बहुत आगे तक बढ़ चुका है। एंड एक्सटेंड टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्लिगेशंस, एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस और अदर लॉज। सो क्रॉस बॉर्डर डीलिंग्स होती है। तो इसके लिए 3 कंपोनेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लायंस चार्ट की। कंप्लायंस चार्ट की अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि कंप्लायंस चार्ट एक्चुअल में होता क्या है। कंप्लायंस चार्ट है, कंप्लायंस एडवाइजरी है और कंप्लायंस स्कोर बोर्ड है। ये 3 चीजें आपके सामने, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम जो चलेंगे वो कंप्लायंस चार्ट की ओर चलेंगे। कंप्लायंस प्लस चार्ट। कंप्लायंस चार्ट हमें शो करता है कि फ्यूचर में आने वाले कंप्लायंसेस की ड्यू डेट्स क्या है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे जितने लागू किए गए या लगे हुए लॉज हैं उनकी फ्यूचर ड्यू डेट्स क्या है, कौन कौन सी डेट को आपको कौन कौन सा लॉ कंप्लाई करना है, तो वो इसमें शो करता है। उसमें लोकल आ जाता है, सेंट्रल आ जाता है, स्टेट आ जाता है, एनवायरमेंटल आ जाता है, सभी तरीके के कानून इसमें शामिल होते हैं। तो कंप्लायंस चार्ट एक कंसोलिडेट ओवरव्यू ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, जो कि एक बिजनेस ऑपरेशन पे लागू होते हैं। और यहाँ पे सेंट्रलाइज कंप्लायंस कैलेंडर कवरिंग स्टैट्यूटरी फाइलिंग डेट्स, रेगुलेटरी डेडलाइंस एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, ठीक है। और इससे हमें रिस्क मिटिगेट ऐसे होता है कि जब हमें पता चल जाता है हमारी ड्यू डेट आने वाली है, तो हम पहले से प्रायरली अलर्ट होते हैं, और उसकी ड्यू डेट निकलती नहीं है, उससे नॉन कंप्लायंस नहीं होता। तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है, एक्टिवली इंसान अलर्ट रहता है कि इस तारीख को हमारा जो है ये वाला कंप्लायंस होना है, तो वो पहले से ही अपडेट कर देता है। तो मैप शो कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज आर इंटीग्रेटेड इन डे टू डे बिजनेस प्रोसेस, सर्विस वन स्टॉप कंप्लायंस डैशबोर्ड फॉर स्टेक होल्डर्स। इससे सबसे बड़ी चीज क्या है कि 3 चीजें हमारे सामने आती हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट मस्ट बी डन एंड बाय व्हेन। ये सारी चीज इसमें कवर हो जाती है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, व्हाट मस्ट बी डन एंड बाय व्हेन।
अब जैसे इसमें कनेक्टिविटी लॉ के साथ अगर हम देखें तो सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट है, 204 सेक्टरल ऑडिट है, एलओडीआर रेगुलेशंस है, तो उसकी सारी कंप्लाइंस कैलेंडर में सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं। दूसरा आता है हमारा कंप्लाइंस एडवाइजरी। एडवाइजरी से ही हमें समझ में आ रहा है कि व्हाट डू मीन बाय द एडवाइस, प्रोवाइड गाइडेंस, इवैल्यूएशन, रिकमेंडेशन ऑन कंप्लाइंस फंक्शन और उनका इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होने वाला है। ठीक है, एडवाइस किया जाता है, पहले समझा दिया जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे ये लॉज एप्लीकेबल होंगे, अगर आपने लॉज का पालन नहीं किया तो इन फ्यूचर फिर आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे नोटिस आएंगे और आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा, आपका फाइन देना पड़ेगा, आपको रेपुटेशन हार्म होगी, कहीं जगह आपका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, और खतरनाक बताती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ताला भी डाला जा सकता है, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं और दे आर कंप्लीटली सेज कि इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लाई द एनवायरमेंटल लॉज देन यू आर नॉट एबल टू रन द बिजनेस, इट्स बेटर यू हैव टू शट डाउन द बिजनेस। और वहाँ के अधिकारी खुद आकर ताला डालकर चले जाते हैं, सील कर देते हैं। सो अगर हम बात करें, ये एडवाइस करता है बेसिकली जब जागो तभी सवेरा है। सो ए कंप्लाइंस एडवाइजरी प्रोवाइड अ गाइडेंस, इवैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशंस। देखो सबसे पहले गाइडेंस देगा, फिर एवेल्युएट करेगा, फिर रिकमेंड करेगा। फंक्शंस क्या? एडवाइज ऑन एप्लीकेबल लॉज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लाइंसेस, प्रोवाइड इनपुट टू बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स, फैसिलिटेट कंप्लायंस ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स होती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉयज एंड असिस्टिंग रिस्पॉन्डिंग क्विकली टू ब्रीचेस विद करेक्टिव मेजर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है बच्चों कंप्लायंस डैशबोर्ड, स्कोरबोर्ड। अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करें तो ये ट्रैकिंग टूल है बेसिकली, जिसमें ट्रैक किया जाता है कंप्लायंस स्टेटस क्या है ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट रिपोर्टिंग नहीं है, ये रेमिडिएट भी करता है टूल। ठीक, ये सारे जितने भी कंप्लायंसेस ब्रीच है ना उनको पकड़ता है और तुरंत अलर्ट करता है ऑफिसर्स को कि देखिए फटाफट से आप अलर्ट हो जाइए, उन्हें अलर्ट करता है। एंड ट्रैक स्टेटस ऑफ करेक्टिव रेमिडियल एक्शंस प्लस प्रायोरिटाइज रिस्क प्रायोरिटाइजेशन, प्री डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जैसे कि सेक्शन 177 है ऑडिट कमेटी का, ओवरसी द रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस फंक्शन। 204 में इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल रिव्यू कंप्लायंस है। ठीक है, अब उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी, चार्ट, एडवाइजरी और स्कोर बोर्ड। तो चार्ट में तो हमारी डेडलाइंस पता चलती हैं, किस किस तारीख को हमें क्या क्या करना है। ठीक है, एडवाइजरी हमें एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, और स्कोर बोर्ड ट्रैक करता है कि नॉन कंप्लायंसेस क्या चल रहे हैं, ब्रीचेस क्या हो रहे हैं और उसका क्विक रेमेडी क्या हो सकती है। प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर्स है। अब देखिए अगर डिटेल में हम बात करें कंप्लायंस चार्ट की, तो जैसे कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस भी किया कि कंप्लायंस चार्ट किसे बोलते हैं। कंप्लायंस चार्ट इज द फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इट्स बेसिकली अ फाउंडेशन। ठीक है, एक एक्ट इज कंप्लायंस डैशबोर्ड, consolidating what all laws, rules, regulations, policies, obligations, जो एक संस्था पे लगने वाले जितने भी कानून हैं उनका एक पूरा का पूरा चार्ट तैयार करते हैं और उसके अंदर ड्यू डेट्स बता देते हैं, इस डेट को आपको ये करना है, इस डेट को ये करना है। जैसे एनुअल जनरल मीटिंग है, लास्ट ड्यू डेट 30 सितंबर है, उससे पहले पहले करना, तो वो अपडेट करते रहते हैं। इट प्रिपरेशन किसके, अब जब कंप्लायंस चार्ट बनता है तो कंप्लायंस चार्ट किस बेसिस पे बनेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज में इन्वॉल्व है, आपकी कंपनी है तो कौन सी कंपनी है, आप कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, इस सेक्टर क्या है, साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, कंपनी कहाँ ऑपरेट कर रही है, उसके हिसाब से उसके ऊपर एप्लीकेबल लॉज लगते हैं। जैसे सपोज करें कंपनी जो है फैक्ट्री रन कर रही है, ठीक है, और उसमें पॉल्यूशन भी करते हैं, तो पॉल्यूशन लॉज लगेंगे, फैक्ट्री लॉज लगेंगे, एनवायरमेंटल लॉज लगेंगे, लेबर लॉज लगेंगे और वहाँ के लोकल लॉज लगेंगे। तो उसके बेसिस पर कंप्लायंस चार्ट तैयार होता है। प्लस आपका साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस क्या है, हैजार्डियस प्रोसेस तो नहीं है, वो सारी चीजें हैं। अ वेल ड्राफ्टेड कंप्लायंस चार्ट इंश्योर्स ऑब्लिगेशंस आर आइडेंटिफाइड, रिस्क आर असेस्ड एंड रिस्क असेस करने के बाद मिटिगेट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एलोकेटेड टू द कंप्लायंस ऑनर, जिसकी जो जिम्मेदारी है, रिपोर्ट्स आर जनरेट एंड एस्केलेटेड इन केस ऑफ ब्रीच। नाउ अब देखिए इसमें इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। एक्टिविटीज कंसिडर्ड इन प्रिपेयरिंग अ कंप्लायंस चार्ट, क्या क्या एक्टिविटीज ध्यान दी जाती है। While preparing a compliance chart, the following activities are essential.
नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लाइंसेस। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। ऑल एप्लीकेबल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड। नंबर 2 इज अ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट की हमें ये देखना है कि रिस्क क्या है, हाई है, मीडियम है, लो है, ठीक है। और ये देखना है कि नॉन कंप्लाइंसेस कहाँ पर है, लीगल, फाइनेंशियल, रेपुटेशनल। रिस्क मिटिगेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। जब रिस्क मिटिगेशन की बात होती है तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है ताकि इन फ्यूचर वो हैंडल कर सके कंप्लाइंसेस। स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाती है, और जब हम स्ट्रैटेजी डेवलप करके चलते हैं तो इट शोज बेसिकली अ वेरी लेस चांसेस ऑफ ब्रीचेस, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कंप्लाइंस मॉनिटरिंग होती है, एंड लास्ट में जो है वो आपका कंप्लाइंस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेगुलेटर्स और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। नाउ व्हाट आर द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? ऑब्वियस सी बात है, इज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कंप्लाइंस ऑफिसर। तो यही चीज़ है कि ये इंटरेस्टेड विद आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, कंप्लाइंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। नाउ इसके बाद जो है इसमें कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि अगर आपने ये वाला काम कर लिया तो कंप्लाई करना इज नॉट अ बिग टास्क, बस जस्ट टू फाइंड आउट कि कौन कौन से लॉज इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगेंगे, ये एक बहुत टेक्निकल वर्क है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशल स्टेप जो है हमारा, वो है एस्टेब्लिशिंग कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। is the systematic identification of all applicable laws, rules, regulations relevant to the organization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री, उसका अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, उसका अपना एक बिजनेस मॉडल होता है, hence it's a compliance obligation. The objective is not only to list the applicable legal requirement but also understand the implications, operations, service कहाँ पर होगी। प्लस इससे ना सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम इनिशियल्स में सारे लॉज एडर कर लेते हैं तो इन फ्यूचर हमारे ऊपर जो आने वाले लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी कम हो जाते हैं, और इससे हमारा लिटिगेशन नहीं जाता, हमारी पेनल्टी सेव होती है, और हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी रहती है। रेपुटेशन पॉजिटिव इमेज जाती है, जिससे हमें फ्यूचर में बिजनेस को रन करने में बहुत ईजी हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे ये जो सारे टॉपिक्स कराए अभी, कंप्लाइंस डैशबोर्ड, कंप्लाइंस चार्ट, कंप्लाइंस एडवाइजरी, कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे जल्दी से बताइए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट राइट नाउ? एनी स्टूडेंट्स फेसिंग एनी प्रॉब्लम? अभी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज बता सकते हैं।